गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखें, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिटीजनशिप। नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप, जिसको बोलते हैं नागरिकता। तो नागरिकता या सिटीजनशिप जो बोले, तो इसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में क्या क्या प्रोविज़न है, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है वो, उसके बाद सिटीजनशिप के रिगार्डिंग हमारे पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है 1955 का एक्ट, उसके बाद उसे बार बार अमेंड किया गया, लगभग उसके बाद 6 टाइम्स अमेंड किया गया है। मैं बताऊंगा ईयर्स कब कब अमेंड करने के बाद। पहली बात तो 1955 वाली सिटीजनशिप जो एक्ट है उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, जब बार बार उसमें चेंजेज आए, अमेंडमेंट आए, संशोधन आए, बदलाव आया, तो क्या क्या प्रोविज़न डाले गए, क्या क्या आया उसमें, ये सब चीज़ का डिस्कशन। जो रिसेंट जो अभी आपने देखा इतनी कंट्रोवर्सी थी 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और उसके अलावा आपको NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये सब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये सब जितने इससे रिलेवेंट टॉपिक्स है, रिलेवेंट पॉइंट है, उसका डिस्कशन होगा। साथ में एग्ज़ाम में जो हर बार मैं साथ में दिखाता हूँ आपको, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, पहले अभी बता देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स या मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। शायद 2-3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग अगर 30 साल का क्वेश्चन भी छान दिया जाए तो। लेकिन फिर भी मैं इसको आपको उतना ही इंटरेस्ट के साथ, उतना ही डीप, उतना ही इलाबरेट तरीके से पढ़ाऊंगा जितना मैंने बाकी सारे चैप्टर्स को कवर किया है। तो ऐसा नहीं है कि पहले पूछा नहीं गया है तो, या कम पूछा गया है कहने का मतलब, तो इससे क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन आ भी सकता है, आने के लिए तो कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। अगर अभी ना बताऊं क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो प्रोबेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स है, उसके बाद एक्ट बन चुके हैं, तो उतनी अमेंडमेंट हुई है, उतनी कंट्रोवर्सी हुई है, तो क्वेश्चन चाहे तो क्वेश्चन इसमें तो ना पूछने की बात ही नहीं होती है, तो पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने हर चीज़ को कवर किया है इसमें। तो बुक अगर पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो मेमोराइज रटने की बातें आ जाती है। हालांकि इसमें क्या कोई भी चैप्टर होता है या कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको मैं बोलता हूँ उसमें मेमोराइज तो करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर सुन लिए या एक बार पढ़ लिया काम चल गया। लेकिन इसमें बहुत फैक्चुअल चीज़, या बुक पढ़ते हैं तो बहुत लेंदी जैसा, पेचीदा बहुत लगता है, या रटने जैसा बहुत ज़्यादा लगता है। उस चीज़ को मैंने सिंप्लीफाइड किया है और ये कोशिश किया है कि आपको मेमोराइज करने में डिफ़िकल्टियाँ ना हो, और हर चीज़ को, हर वर्ड को या हर डेट को मैंने एक्सप्लेन सही तरीके से कर दिया है। एटलीस्ट आप इतना तक हो जाए कि आप लेक्चर बढ़िया से पूरा सुन लो, तो एटलीस्ट डेट विल बी सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक। दोबारा सिर्फ एक बार का फिर रीड कर लो तो उतना काफ़ी है, ठीक है। तो नज़रअंदाज नहीं करने की ज़रूरत है कि इससे क्वेश्चन आता ही नहीं तो चलो क्या पढ़ना है। आपको हर बार पता है कि जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं लिमिटेड उस टॉपिक पर सिर्फ ना रहता हूँ, उससे रिलेटेड कुछ भी मैटर हो उसको मैं डिस्कस यहाँ साथ में करता ही करता हूँ। सेम चीज़ यहाँ भी होने वाला है। तो सिर्फ आप ये मानो कि मैं सिटीजनशिप सिर्फ पढ़ रहा हूँ, ऐसा तो कभी मेरा किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं ज़्यादा कुछ बोलने से पहले। तो ये जस्ट मैंने इमेज रखा है इंडियन पासपोर्ट का। पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है उसका ये पिक्चर ऐसे होता है इंडियन पासपोर्ट का। सत्यमेव जयते। बहुत सारे लोग जो आप सुन रहे होंगे उनकी बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट होगा भी नहीं,
और बहुत कुछ कम लोगों के पास ही पासपोर्ट होगा। तो मैक्सिमम लोग पासपोर्ट बनवाते नहीं है कि यार कभी कोई बाहर फॉरेन जाने का कुछ है नहीं। इंडिया में पासपोर्ट नाम का कुछ कंसेप्ट हर डॉक्यूमेंट में जैसे मांगा नहीं जाता, जैसे आधार कार्ड मांगा जाता है। अकाउंट खोलवाते हो तो उसमें आधार कार्ड चाहिए, ज़मीन खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आधार कार्ड, उसमें पासपोर्ट नहीं मांगते। ठीक है, पहले तो वोटर कार्ड ज़्यादा मांगा जाता था, अब आधार कार्ड आधार कार्ड आधार कार्ड ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वो लिंक सारे चीज़ से है। तो ऐसा है कि बैंक अकाउंट में आधार कार्ड से लिंक है, तो वहाँ सिर्फ आपका आधार कार्ड मेंशन करेंगे तो आप एड्रेस अपने आप उसमें दिख जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग पासपोर्ट बनवाते नहीं हैं। पासपोर्ट तभी रिलेवेंट मानते हैं या इंपॉर्टेंट समझते हैं जब कहीं अदर कंट्री में ट्रेवल करना हो तो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ कंपलसरी, तो ही पासपोर्ट बनवाते हैं या बनवा कर रखते हैं। पता नहीं कब इमीडिएट किस बात के लिए ज़रूरत पड़ जाए तो लोग बनवा कर रखते हैं। अदरवाइज नॉर्मल बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, और खासकर आप जो स्टूडेंट जो सुन रहे हो उनके पास, बहुत लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो सिटीजनशिप इंडिया का नहीं है। ठीक, तो सिटीजनशिप का क्या क्राइटेरिया होता है, और इंडिया में रहना है तो आपके लिए सिटीजनशिप का प्रूफ, जैसे फॉरेन रह रहे हैं आप तो इंडियन सिटीजनशिप आप हो या नहीं हो उसके लिए वहाँ प्रूफ क्या दिखाना पड़ेगा, वहाँ की एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी या फॉरेन एम्बेसी में पासपोर्ट। और इंडिया में हो तो आपको क्या, आपका वोटर आईडी कार्ड है। उसके अलावा ये तो सिटीजनशिप का एक तरह से कह सकते हो कि आपका प्रूफ यहाँ का हो। बाकी बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, यहाँ का डोमिसाइल है, साथ में आधार कार्ड तो किसी का बनता है, वो सिटीजनशिप को प्रूफ नहीं करता। वो फॉरेनर भी यहाँ रह रहे हो तो उनका भी आधार कार्ड बनता है यहाँ। तो खैर चलते हैं आगे। अब देखें कहते हैं क्या, कहा जाता है कि इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। भारत की जो जनसंख्या है उसको 2 क्लास में डिवाइड, 2 वर्ग में डिवाइड किया गया है। एक तो सिटीजन जो यहाँ के लोग जो है नागरिक हैं, ठीक है, एंड सेकंड वन एलियंस। एलियंस मतलब जो विदेशी हैं, मतलब बाहर के हैं, इंडिया के नागरिक नहीं है, उनको एलियंस कहा गया है। ठीक, तो एलियंस मतलब वो ख्याल मत लाना शक्तिमान में जो देखते हैं एलियंस, या मूवी में देखते हो एलियंस जो छोटा बच्चा जैसा अजीब सा फेस हुआ था, वो एलियंस। एलियंस करने का मतलब बाहरी, विदेशी। ये देखें तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बड़ा चीज़। सिटीजन्स आर फुल मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट। भारत के राज्य का, भारत राज्य का कह सकते हो आप, फुल मतलब कंप्लीट पूरी तरह से सदस्य हैं। एंड ओ अलेजियंस टू इट, इसके लिए निष्ठा होती है देश के लिए। अगर देश का मेंबर है, भारत का सदस्य है, तो इसके लिए निष्ठा है। निष्ठा इन द सेंस कहने का मतलब कैसे निष्ठा है कि इनके भारत के संविधान के लिए निष्ठा। संविधान को हम, भारत का अगर नागरिक हैं तो इसको फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, कह सकते हो कि देश की यूनिटी को मेंटेन रखेंगे, एकता को, अखंडता को मेंटेन रखेंगे, देश को टूटने नहीं देंगे, देश से लगाव होगा। देश को रक्षा करने की जब समय आएगा, हमारी मांग होगी तो हम देश को रक्षा करेंगे। तो देश कहीं ना कहीं हमारा है, ये फीलिंग, और देश के लिए अपना सर्विस देने की जो त्याग की भावना आप कह सकते हो, या सर्विस के लिए जो डेडिकेशन है, उसको कहा गया अलेजियंस, निष्ठा है देश के लिए। ठीक है, ओ अलेजियंस टू, इसके लिए निष्ठावान होते हैं, आभारी होते हैं। ये कहने का मतलब एंजॉय फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट पहले से बता चुका हूँ। यहाँ सिविल राइट मतलब आप जो भी कह सकते हो, इकोनॉमिकल राइट, सोशल राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिकल राइट या सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सब मैंने प्रियम्बल में डिटेल कवर किया था। तो पॉलिटिकल राइट एक अलग तो आ गया। सिविल राइट में आपका दोनों इकोनॉमिकल, सोशल जो अधिकार मिले हुए हैं डीपीएसपी से या फंडामेंटल राइट से। सिविल राइट में कल्चरल राइट क्या मिले हुए हैं, सब चीज़ आ जाएगा। और पॉलिटिकल राइट में आप जानते हो पॉलिटिकल राइट क्या क्या है, पब्लिक ऑफिस ऑक्युपाई करने का, कंटेस्ट करने का, वोट देने का, ये और एसोसिएशन बनाने का, मतलब अपना यूनियन बनाने का, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का। तो ये सब आपका आ जाएगा पॉलिटिकल राइट। ठीक, ज़्यादा इसमें डिटेल घुसने की मुझे ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ सब पहले। अब देखें, वाइल एलियंस आर द सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट। अदर स्टेट कहने का मतलब, स्टेट कहने का मतलब कंट्री को रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ, तो दूसरी कंट्री का मेंबर है। यहाँ जो मैंने बोला डेट इज कंट्री, हेंस डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। मतलब जितना यहाँ और सब नागरिकों को जो राइट है,
जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, मतलब सिविल का मतलब नागरिक अधिकार और पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक अधिकार, तो वो उनको नहीं है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एलियन, विदेशी जो है दो टाइप के होते हैं यहाँ हमारे यहाँ जो है, एक तो फ्रेंडली एलियंस, एक इनेवी एलियंस। फ्रेंडली एलियन मतलब दोस्त, दो ऐसे विदेशी जो दोस्त है, एंड इनेमी एलियन मतलब शत्रु विदेशी, ऐसे विदेशी जो हमारे शत्रु है। तो कौन है इनेमी देखें, एंड कौन है फ्रेंडली एलियन। फ्रेंडली एलियंस आर सब्जेक्ट ऑफ दोज कंट्री दैट हैव कॉर्डियल रिलेशन विथ इंडिया, इंडिया के साथ जिसका मतलब कह सकते हो मैत्रीपूर्ण, कॉर्डियल मतलब होता है मैत्रीपूर्ण रिलेशन, मतलब दोस्ताना संबंध है, वो हो गए हमारे फ्रेंडली एलियन। एंड इनेमी एलियंस आर, वो कौन हो गए, सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री दैट इज एट वार विथ इंडिया, जो इंडिया के साथ युद्ध में, लड़ाई में इन्वॉल्व है, ठीक है। बट एल्सो इंक्लूड इंडियन सिटीजन। देखे, एक तो ऐसा कंट्री जो इनेमी एलियंस कहलाएगा जिसके साथ हमारा वार चल रहा हो, ठीक है, वो इनेमी एलियंस कहलाएंगे। तो अगर किसी के साथ हमारा अभी वार नहीं चल रहा है तो इनेमी की बात नहीं होती है। ये और बात है कि हमारा जो एक होता है कि पाकिस्तान को हम कहीं ना कहीं अपना इनेमी लोग समझते हैं, ऐसे दुश्मन समझते हैं पाकिस्तान को। चाइना को थोड़ा कम, पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा ये होती है टेंडेंसी, सोच की पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, राइवलरी है, विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, जो भी कहे ऐसा वर्ड। तो ऐसे केस में पाकिस्तान के यहाँ हमारा इनेमी एलियंस है, कोई वार नहीं है। ऐसे तो बॉर्डर पर हमेशा उधर से न्यूज में आती रहती है कि क्या सीज फायर का क्या हुआ, उल्लंघन किया उसने, उधर से कोई बारूद छोड़ दिया, रात को जो फायरिंग उधर से उसने 10 राउंड कर दी, इंडियन ने कहा कि पाकिस्तानी ने फायर की, पाकिस्तानी ने कहा कि पहले इंडियन ने फायर की। ये तो चलते रहता है वहाँ बॉर्डर पर, अक्सर न्यूज में आता है, पढ़ोगे ही। लेकिन ऐसे इनेमी एलियंस अभी नहीं है क्योंकि हमारा कोई वार उनसे कोई नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ वही इनेमी एलियंस नहीं कहलाएंगे, बट एल्सो इंक्लूड इंडियन सिटीजन्स हु वॉलंटरी, जो इंडियन सिटीजन्स है वो वॉलंटरी रिसाइड इन और ट्रेड विथ सच ए स्टेट, मतलब जिसके साथ हमारा वार चल रहा है, ठीक है, तो हमारे कंट्री के लोग उस समय वार के टाइम में वहाँ अपने मन से जाके रहने लग गए उस कंट्री में, ठीक है। तो भी हमारे ही लोग जो सिटीजन है वो इनेमी एलियन कहलाएंगे, ठीक है। तो रिसाइड कर लिए, मतलब रहने लगे, ऐसे घूम कर चले आए तो इनेमी एलियन ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या मतलब समझा जाएगा, हम मुझसे लड़ाई कर रहे हैं, कुछ न कुछ यहाँ का इन्फॉर्मेशन लेके तुम वहाँ गए हो, कुछ लिख के हो वहाँ का, यहाँ के बारे में बताए हो, तभी तो वार के टाइम में तुमको ऐसा क्या जरूरत पड़ेगा वहाँ जाकर रहना शुरू कर दिए। यहाँ हमने इंक्वायरी कुछ हमें पता चलने वाला था, चलता कुछ, तब तक तुम निकल लिए वहाँ जाकर रहने लगे कहीं ना कहीं। और ऊपर से रिस्ट्रिक्शन है अभी इस टाइम में कि उस कंट्री से वार है तो कोई जा नहीं सकता, फिर भी छुप छुपा के कैसे चलेगा, तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा कि एलियंस मतलब इनेमी है, हमारा दुश्मन ही है, तो वो भी इनेमी एलियंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और इन ट्रेड विथ सच ए कंट्री, मतलब जब किसी कंट्री के साथ वार होती है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ट्रेड वेड, ऐसे कोई लेन देन आना जाना ये सब नहीं चलता, फ्लाइट आना जाना या रोड से कुछ भी हो या बिजनेस का हो या सी रूट से सब बंद होती है। तो ऐसे केस में वो ट्रेड भी कर रहा है उस कंट्री के साथ, ट्रेड करके कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि उस कंट्री को कहीं ना कहीं ज़्यादा खुद को बेनिफिट तो हो रहा होगा ट्रेड में, अलग बात, उस कंट्री को भी बेनिफिट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन को आप और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हो, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और इकोनॉमिकली को फाइनेंशियली को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो या कहो कि कुछ प्रोवाइड करके, कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ सामान प्रोवाइड करके उसे आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो भी आप इनेमी ही, दुश्मन ही माने जाओगे। तो ऐसे केस में हमारे सिटीजन भी इनेमी एलियंस कहलाएंगे, ठीक। अब देखें ये क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया थोड़ा ये है ऐसे चार्ट के फॉर्म में है और कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। एलियंस, सिटीजन, फ्रेंडली एलियंस एंड फ्रेंडली एलियंस में फ्रेंडली एलियंस, इनेमी एलियंस। अब फ्रेंडली एलियन को होगा लिमिटेड राइट इंक्लूडिंग राइट टू, मैं आगे बताऊंगा अभी। एंड इनेमी एलियन को होगा कि सीवियर रिस्ट्रिक्शन, उनके राइट काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी। मतलब हमारे कंट्री में जो हमारे फ्रेंडली एलियंस हैं, मतलब जो दोस्त, ऐसे कंट्री जिसके साथ कॉर्डियल रिलेशन है, दोस्ती वाला रिलेशन है,
उनके सब्जेक्ट, उनके नागरिक भी हमारे कंट्री में रह रहे हैं, तो उनको राइट, ऐसा नहीं कि जितना हमारे लोगों को अधिकार दिया गया, राइट दिया गया, उनको भी उतना ही राइट दिया जाएगा। तो फिर वो हमारे कंट्री में जैसे और सिटीजन को राइट मिलता है, जो भी राइट हो, फंडामेंटल राइट में एक तरह से मैं बेसिकली बता दूं, वोट देने का राइट, कंट्री इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट, इक्वलिटी का राइट, जॉब में अपॉर्चुनिटी का राइट, ठीक है। तो इसके अलावा रिलीजियस राइट, उसके बाद कल्चरल राइट, ये सब एजुकेशन इस्टेब्लिश करने, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का राइट, इनको अपना लैंग्वेज कल्चर प्रिजर्व करने का राइट। तो ये सारे लोग उनको भी मिलने लग जाए, विदेशी वाले लोग को भी, तो यहाँ अपने आप में वो तो अपना ही देश खड़ा कर देंगे। तो उनकी राइट रिस्ट्रिक्शन है कंपेयर टू हमारे सिटीजन के कंपेयर में, सारे राइट नहीं अवेलेबल है। दूसरी बात, जो दोस्त वो जो इनेमी एलियंस है, तो इनेमी एलियंस को तो भाई और भी रिस्ट्रिक्शन होगी। तो और क्या रिस्ट्रिक्शन होगी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और ये हो गया आपका फुल राइट, जो सिटीजन है उनको सारे अधिकार मिलेगी। क्या अधिकार होती है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले भी, और यहाँ थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये देखें इनेमी एलियंस क्या होता है कि डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब फंडामेंटल राइट में मैंने पहले बताया था आर्टिकल 22 में, तो आर्टिकल 20 क्या है, एंड 20 एंड 22 समहाउ रिलेटेड था। तो 22 में क्या है कि अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का राइट है, इनेमी एलियन राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। एंड 22 में 22 में वहाँ उल्टा बताया था ना कि पहले कन्विक्शन का राइट दे दिया गया है 20 में, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, इतना बस अभी जानो। 20 में था। 21 में क्या था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ विथ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सब था। 22 में क्या है, ये है कन्विक्शन से रिलेटेड, अरेस्ट एंड कन्विक्शन से, डिटेंशन से रिलेटेड है। मतलब पहले कन्विक्शन वाला 20 में, 20 में, और 22 में अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला राइट यहाँ है। तो किसी को जब अरेस्ट किया जाता है या डिटेन कर दिया जाता है, डिटेन करने का मतलब क्या होता है, नज़रबंद कर देना, हिंदी में बोलते हैं। नज़रबंद करने का मतलब किसी को जेल में न लाकर किसी एक जगह कन्फाइन कर देना, तो उनके घर में भी डिटेन हो सकता है। डिटेन किया जा सकता है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, बाहर पुलिस रहेगी, डिटेन कर दिया गया, ठीक है। या आपको कहीं ऐसे जगह भी डिटेन करके रखा जा सकता है जो जेल जैसा ना हो, जेल में जैसे जो रिस्ट्रिक्शन जितना हो, एक घर के अंदर, गवर्नमेंट घर ही हो, उसके अंदर ही आपको रहना है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो ये हुआ डिटेंशन, नज़रबंद कर देना। तो इसमें थोड़ा क्या प्रोविजन रहता है, जो फैसिलिटी मिलेगी सिटीजन को, कि किसी को जब अरेस्ट किया जाए तो उसको ग्राउंड बताना होगा, किस ग्राउंड पे आपने अरेस्ट किया है। वो होता है अरेस्ट करने का ग्राउंड। ग्राउंड करने के बाद उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास आपको विदिन 24 आवर उसको आदमी को प्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि जेल में आप पुलिस स्टेशन में बंद रखे, वहाँ मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गए। अगर कोई देर हो जा रही है तो उसको रिलेवेंट रीजन देना है क्यों देर हो जा रही है अरेस्ट करने में। डिटेंशन में भी ऐसे उसको ग्राउंड पहले मेंशन किया जाना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारा प्रोसीजर, कितने महीने तक डिटेन किया जा सकता है, उससे बियॉन्ड डिटेन करना है तो किसकी परमिशन होगी, डिटेन करने के लिए रिलेटेड कौन है जो उसके रिलेटेड लॉ बना सकता है। तो ये सब एटलीस्ट बेसिकली इतना जानो, आर्टिकल 22 में मेंशन है। लेकिन जब विदेशी फॉरेन नेमी एलियन को अरेस्ट करना हो या डिटेन करना हो, ठीक है, हमारे कंट्री में नेमी एलियंस हैं, तो उनको कोई ग्राउंड नहीं बताया जाएगा, उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना इतना आवर, ऐसे उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं रहेगा। डिटेन कर लिया गया ऐसे ही। अब 3 महीना तक डिटेन करना है या 6 मंथ तक करना है, या जब तक वार चल रहा है कब तक डिटेन करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ इनके लिए कुछ अप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट अपने हिसाब से उनको जब जितना दिन चाहे अरेस्ट कर रखेगी, डिटेन रखेगी। वार खत्म होने के बाद फिर जो भी दोनों कंट्री में जो नेगोशिएशन हो, उसके अलावा से जो प्रोविजन बनाए गए हों, जो ट्रीटी हुए हो, जिस बात को रखा गया उसके आधार पर उसको छोड़ा जाए, या उसको आप कह सकते हो कि उस पर मुकदमा चलाया जाए, या उसको उसके देश में भेजा जाए, वो बात की बातें हैं। लेकिन यहाँ हुआ कि आर्टिकल 2 के तहत जो फ्रीडम दी गए हैं वो इनेमी एलियंस को नहीं दी जाएंगे। आराम से अरेस्ट, आराम से डिटेन करके रखा जा सकता है। तो ये है एक पिक्चर मैंने सिर्फ रख दिया है कि हैंड कफिंग, जिसको बोलते हैं हिंदी में हथकड़ी। जैसे अभी क्या देख रहे हो कि अभी न्यूज में आ रहा है ना कि
यूएसए ने, अमेरिका जो है इंडियन को वहाँ से इलीगल जो एक तरह से कह सकते हो कि आप इलीगली आप अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में जो रह रहे थे, मतलब कहने के इलीगली मतलब उनका ऑलरेडी वीज़ा एक्सपायर हो चुका होगा, उसके बियॉन्ड रह रहे थे, ठीक है ना, उनके पास कोई वहाँ का जो ग्रीन कार्ड मिलता है ऐसा नहीं होगा, ना कोई परमिशन होगा, फिर भी रह रहे थे वहाँ से उनको वहाँ से दोबारा इंडिया में भेजा जा रहा है, वापस भेज रहे हैं वो लोग। तो उनको कैसे भेज रहे हैं, देख रहा है न्यूज में आती है कि पैर हाथों में जंजीर बांध कर, जो मुजरिम एक तरह से कह सकते हो कि क्रिमिनल की तरह, क्रिमिनल मतलब वो अपने आप में मान रहे हैं कि हाँ भाई आपने क्राइम किए, हमारा लॉ है कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद बियॉन्ड आप स्टे नहीं कर सकते, फिर भी इलीगली स्टे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप क्राइम किए हो, तो क्रिमिनल हो, तो हाथ पैर में जंजीर बांधकर इंडिया में भेजा जा रहा है। न्यूज में आ रही है ना, पंजाब मैक्सिमम लोग पंजाब के हैं तो गुजरात के हैं, तो खैर उनको क्या ट्रीट किया जा रहा है, इनेमी एलियंस। इनेमी एलियंस तो नहीं कर सकते हो आप, इनेमी एलियंस के इंडिया के साथ उनका वार थोड़ी है, और इनेमी एलियंस फ्रेंडली एलियन उनका अलग रूल होगा, हमें पता भी नहीं वो किस टाइप से अपना रूल बनाए हुए हैं ऐसे। तो इनेमी एलियंस ना कहो, उनके लिए एक तरह से एलियंस हुए हैं, फ्रेंडली एलियंस। लेकिन फ्रेंड को भी कौन ऐसे ट्रीट करता है, कैसे हाथ भेजना है तो चलो भाई आराम से जैसे भेजते, लेकिन एकदम बिल्कुल आर्मी की फ्लाइट में और हाथ पैर को जंजीरों में बांध कर कि भाई एकदम मुजरिम हो, क्रिमिनल हो, ऐसे भेजा जा रहा है। तो खैर जब कोई ज़्यादा पावरफुल होता है तो अपने मन से चलाता है, तो अमेरिका पावरफुल है इसलिए इंडिया ने सिर्फ थोड़ा सा बात विचार की। अगर ये दूसरा देश रहता, तो अगर ऐसा कोई दूसरा देश कर दिया होता, बांग्लादेश कर दिया होता, श्रीलंका कर दिया होता, तो देखो इंडिया में कितनी बवाल मच जाती। तो चलो उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत मुझे अभी नहीं है। तो अब देखते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव फॉलोइंग राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन विच एलियंस डू नॉट हैव। जो मैंने पहले बताया था, एलियंस को नहीं है, विदेशी को नहीं है इंडिया में। तो क्या क्या राइट है, तो देखा जाए, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट बिलोंग्स टू सिटीजन एलोन। यहाँ तुम बिल्कुल पहले से बताया था, तुम बिल्कुल रट जाना है। 15, 16, 15, 16, 19, 29, 30 है ना, 15, 16, 19, 29, 30, जैसे हिंदी में याद करो, हिंदी में इंग्लिश में याद करना चाहो इंग्लिश में, जिसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसे बोलने की आदत हो, 2 3 जा 6, उनको वो अपनी इस लैंग्वेज में याद करें। जिनको क्या बोलते हैं हिंदी में यार, 2 एकम 2 ऐसे ही बोलते हैं ना, 2 एकम 2, 2 2 का 2 2 है, 2 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 छक्के 12। तो जिनको उनको भाषा में, उनको उस लैंग्वेज में याद करने का हो तो ऐसे याद करें। लेकिन इतना 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 तम बिल्कुल लफ्जों पर ये है। तो ये राइट सिर्फ और सिर्फ किसको है, सिटीजन को। क्यों है थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो 15 क्या है एंड 16 क्या है। 15 में कहा गया है क्या, 14 में इक्वलिटी राइट क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब कानून के सामने सब बराबर है, कानून से बियॉन्ड कोई नहीं है, हर कानून हर कोई के लिए इक्वल कानून अप्लीकेबल होगा, ऐसे ऐसा था ना 14 में। 15 क्या है, प्रोविजन मतलब किसी को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सो ऑन, ऐसे है, मतलब इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15। 16 में क्या है कि पब्लिक इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी नौकरी में या सार्वजनिक कह सकते हो पदों पर, ऐसे ये सरकारी नौकरी को हो, सार्वजनिक पद को हो या निजी रोजगार को हो, ऐसे बोला जाता है हिंदी में। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, ऐसे है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ये सब। तो उसके आधार पर नौकरी में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अब देखो नौकरी में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, अगर ये एलियंस को दे देते यहाँ उनको भी ऐसा हो जाएगा ना कि यहाँ नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कोई भी कर सकते हैं, सरकारी पोस्ट ले सकते हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट, कह सकते हो जजेज, इलेक्शन कमीशन, कोई भी पोस्ट वो भी ले पाएंगे। उसके अलावा जो भी नौकरी की, जो कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन, उनको भी दे दिया जाएगा। तो हाँ, तो खुद हमारे यहाँ नौकरी के लिए लाले पड़े हैं, उनको भी कहाँ से। तो ये है था 16।
15 में सब में कोई में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। यहाँ डिस्क्रिमिनेट ना करेंगे, करेंगे मतलब होता है कि कोई भी स्कीम चलाएंगे तो उनको भी स्कीम के जरिए हम सबको बेनिफिट देंगे, इस आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। एजुकेशन में जो कंसेशन दिया गया है, ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है सबको, वो बात थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन है जो मैं बाद में बताऊंगा, कुछ लिमिटेशन है इसमें। तो कहने का मतलब जो भी यहाँ और सिटीजन को एडवांटेज मिल रहे हैं, ठीक है, स्कीम के तहत, गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम के तहत कहो, वेलफेयर प्रोग्राम के तहत, तो सबको दिया जा रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, कुछ एक्सेप्शन है तो उनको भी ये सब चीज़ सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। कोई रेस के आधार पर नहीं, तो कोई जापानी रेस है, चाइनीज रेस वाले आ गए इन द सेंस, तो उनको भी सारे राइट मिलेगा। तो इसलिए ये 15-16 इंडियन को ही है। 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। मतलब यहाँ इंडिया में के जो रेसिडेंट हैं वो अपना व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, स्पीच बोलने का, अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेस करने का उनको अधिकार है, यूनियन, एसोसिएशन, कहीं इधर उधर जाने का, ये सब है ना, मूवमेंट, सब का राइट है। और ये राइट उनको भी दे दिया जाए कि यहाँ आके अपना पूरा बिजनेस खड़ा कर सके, किसी भी स्टेट में जाकर बिजनेस खड़ा कर सके, किसी में जाकर रह सके, कहीं भी सेटल हो जाए परमानेंटली, है ना। देखो उनको बिजनेस करने का राइट ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं दिया गया, तभी तो उतने सारे मल्टीनेशनल कंपनी हैं, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन है ना कि हर जगह पर कहीं भी जाके नहीं कर सकते हो, पहले परमिशन है। और हमें, आपको इंडियन सिटीजन हो तो ऐसा नहीं है कि आप अगर बिहार के हो तो दिल्ली में बिजनेस करने के लिए आपको यहाँ परमिशन लेनी पड़ रही है। जो लोकल में है कि हाँ भाई यहाँ शराब के लिए टेंडर होता है, वो अलग चीज़ है। और सब नॉर्मल चीज़ के लिए तो आप आराम से यहाँ आके जनरल स्टोर खोल सकते हो, इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस का कोई किए हुआ वो खोल सकता है, कोई डॉक्टर है तो क्लिनिक खोल सकता है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो करवानी, जो सबको करवानी होती है, वहाँ के दिल्ली के लोगों को भी कर सकते हैं ना। तो लेकिन फॉरेनर जब आएंगे वहाँ यहाँ आकर अगर उनको इस्टेब्लिश हॉस्पिटल करना है तो कर सकते हैं, जैसे और लोगों के लिए नहीं, उनके लिए कर सकते हैं, पर अलग प्रोविजन उनको अप्लीकेबल होगा। उनके लिए स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं। देखा इन पेपर में आता है कि वो भी चाहे तो इंडिया में उनके लिए भी लिबर्टी दी गई कि हाँ वो भी स्कूल खोल सकें। तो बहुत सारे अलग रूल हैं, लेकिन उनके लिए अलग रूल है, जो सबके लिए अप्लीकेबल है वो नहीं है। तो इसलिए 19 कम्प्लीटली उनको ऐसा तो नहीं कि 19 दिया गया, दे दिया जाए तो सब लोग आके यहाँ रहने लग जाए, बिजनेस खोल दे। कहोगे कि उनका हमसे बेटर है तो क्यों आए, मतलब यार वेस्टर्न कंट्री तो हमसे बेटर कंडीशन में है ना, यूरोपियन कंट्री हो गया, यूएसए, ये सब वाले, अफ्रीकन तो नहीं है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट तो हमसे बेटर कंडीशन में है, नो डाउट। मिडिल ईस्ट मतलब आप सऊदी अरबिया देखो, आप कतर देख लो, आप दुबई देख लो, बहरीन देख लो, ये सब हमसे बेटर कंडीशन में। वो लोग नहीं हमारे यहाँ आके रहने वाले, उनका शौक नहीं रहेगा। तो खैर ये हुआ 19। 29 में क्या है, 29 में कल्चर का राइट है ना, अपने लैंग्वेज, कल्चर, ये सबको प्रिजर्व करने का राइट है। तो वो भी यहाँ इंडिया में उनको भी दे दिया है, तो वो भी अपना यहाँ अपने लैंग्वेज, कल्चर का पूरा एक्सपेंड करने लगे, हमें ये राइट है हमारा, तो उस हिसाब से तो वो भी अधिकार मानने लग जाए। तो मतलब कहने का मतलब कि उनकी जो सभ्यता, संस्कृति या और कह सकते हो भाषा है, उनको प्रिजर्व करने का राइट मिले, तो वो अपना इंस्टीट्यूशन बहुत सारा यहाँ खोल दे। अब यहाँ लैंग्वेज के नाम पर इतनी मारामारी होती है कर्नाटका में कि या तमिलनाडु में, अगर कहीं कोई ऑफिस में ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है तो हर कम बच जाता है, करते हैं ना लोग बवाल कि नहीं हमारी लैंग्वेज को दबाया जा रहा है, हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है, हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर, हमारी आइडेंटिटी, हमारी कस्टम, ये सब लॉस कर देंगे हम, हमारा ये कल्चर ट्रेडिशन है। तो कहीं ना कहीं हिंदी डोमिनेंट होते जा रही है। तो यहाँ अपने ही कंट्री की भाषा है, इसमें लोग ऐसा कर रहे हैं और चाहेंगे कि दूसरे जगह के लोग यहाँ आके अपना जर्मन और यहाँ और क्या बोल सकते हो फ्रेंच और जर्मन, फ्रेंच तो और एडवांस की चीज़ है। और दूसरी अफ्रीकन कंट्री की बात कर लो, या आप कह सकते हो मिडिल ईस्ट, या अफगानिस्तान, ईरान, तो ये सब कह सकते हो। इस कंट्री की बात करो तो, या आप कह सकते हो बांग्लादेश। बांग्लादेश की तो ऐसे भाई देखो क्या है, वहाँ तो बांग्ला ही है, पता है ना, बांग्लादेश की जो आज मदर टंग है बांग्ला है। तो खैर उनको ये 29 का राइट नहीं है। 30 में क्या है कि माइनॉरिटी को क्या है, अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का राइट है कि आप अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हो, अपने अनुसार उसको मैनेज कर सकते हो।
ठीक है। उसका आप एडमिनिस्ट्रेशन का राइट आपको होगा। और सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब ये इतना ही, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना, बस इतना ही अभी। तो ऐसे वो राइट उनको फॉरेनर को नहीं दिया गया। जो मैंने बोला ना कि उनको धीरे धीरे लिबर्टी दी गई कि इंडिया में इस्टेब्लिश करें, पर उनके लिए अलग प्रोविज़न है, अलग परमिशन है, ठीक है, वो अलग है। लेकिन जैसे सबको दिया गया है, इंडियन को ऐसे राइट उनको नहीं दी गई है। ये हुआ 15, 16, 19, 29, 30 का। बाकी मैं वर्ड वाली पहले बता चुका हूँ बहुत सारा, ये सब आर्टिकल से रिलेटेड। तो सेकंड पॉइंट में देखो, जो क्या बता रहा था, ये राइट जो सिटीजन को अवेलेबल है और एलियंस को नहीं है। तो ये है राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। पहले से कई बार बताया है, इंडिया में जो वोटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको बोलते हैं विधानसभा। तो उसकी इलेक्शन जो होती है तो क्या होती है, 18 साल से ऊपर वाले जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, अनटिल अनलेस उनको कोई अनसाउंड माइंड के कारण या करप्ट प्रैक्टिस, क्रिमिनल प्रैक्टिसेस, ये सब के कारण इसमें इन्वॉल्व नहीं, इसके कारण नहीं उनको हटाया गया, तो वो आराम से वोट देने के लिए एलिजिबल है ना। 326 में 325 क्या है कि इससे पहले वाला क्या राइट था 325 कि इलेक्टोरल रोल बनाने में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, क्या कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा किसी पर्सन को, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ, ये सब के आधार पर किसी को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलेगा इलेक्टोरल रोल यानी इलेक्टोरल सूची बनाने में, मतदाता की सूची जो बनती है। 25 था, ये है 26 वोट देने वाला जो राइट है। तो ये राइट सिर्फ क्या है, इंडियन को अवेलेबल है, फॉरेनर यहाँ वोट नहीं दे सकते हमारे यहाँ। अब है राइट टू कंटेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कंटेस्ट करने का, इलेक्शन लड़ने का जो अधिकार है, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन, इंडियन को ही है, इंडियन सिटीजन। तो ये आर्टिकल मैंने भले अभी मेंशन कर दिया, आपको इसे रटने की अभी जरूरत नहीं है। आर्टिकल 84 जो है पार्लियामेंट और स्टेट से रिलेटेड है 173। थोड़ा मैं अभी पहले बता दूं, देखो 84 में क्या कहा जाता है कि कंटेस्ट करने से पहले क्या है ना, देखते हो बताते हूँ। कंटेस्ट करने से पहले एक क्राइटेरिया है कि अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है, तो लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है, तो मिनिमम 25 ईयर एज होना चाहिए। इसमें इस आर्टिकल में मेंशन है। राज्यसभा के लिए 30 ईयर एज होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कोई को पहले से कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में कुछ में आप इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक, और यहाँ इलेक्टोरल रोल में आपका नाम हो, ये सब चीज़ मेंशन है इस आर्टिकल में। फिर 173 वाला स्टेट लेजिस्लेचर वाला में कि आप इंडियन सिटीजन हो इंडिया का, जहाँ से कंटेस्ट करना चाहते हो जिस स्टेट से, उस स्टेट के इलेक्टोरल रोल में ऐसे आपका एटलीस्ट, हाँ स्टेट इलेक्टोरल नहीं, मतलब सिर्फ एक इलेक्टोरल रोल में इनका नाम होना चाहिए। एज है 25 ईयर एज होना चाहिए इसके लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 ईयर एज होना चाहिए मिनिमम। और कंटेस्ट करने से पहले एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उनके सामने एक ओथ और अफर्मेशन लेना है, तो ही आप कंटेस्ट कर सकते हो। इसका एग्जांपल मैंने पहले बताया था कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में, मतलब जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नरेंद्र मोदी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे बनारस से, वहाँ से कोई और कैंडिडेट भी इलेक्शन में खड़ा हुआ, पर उसको पहले से इरादा था कि छांटना है, तो उसको ओथ नहीं दिलवाया गया। मतलब आप नॉमिनेशन डालो और एक ओथ पर तो कुछ पढ़ना रहेगा ओथ में कि आई एम सो एंड सो सोलेमनली रिजॉल्व टू, मतलब सोलेमनली रिजॉल्व नहीं मतलब आई विल बियर ट्रू फेथ एंड अलेजियंस इन द, ये वो जो भी एक फॉर्मेट है, उसका फॉर्मेट किस में है, कौन सा शेड्यूल में मेंशन है, शेड्यूल बताया था ना, शेड्यूल 1, 2, 3 में ओथ से रिलेटेड मैटर जो था, देखना पहले बता चुका हूँ मैं। वो जो फॉर्मेट है उसको आपको रीड करना है एंड साइन करना है फिर उनके सामने। तो उसे ना ओथ देने को कोई बोला नहीं, साइन करने को कुछ नहीं। अब बाद में 1-2 दिन बाद उसको बोल दिया कि आपका नॉमिनेशन इनवैलिड क्योंकि आपने ओथ लिया नहीं। वो बंदा बोलेगा कि भाई सामने आप बोलोगे ना कि ऐसे ही मैं इसे कुछ पढ़ना शुरू कर दूंगा, आप बोलोगे इसको देख के सर पढ़ो मेरे सामने, और उसके बाद आपको साइन करना है। तो ऐसे ही ओथ आपको लेना होता है, ये है। तो ये दोनों आर्टिकल जो है, ये जो मैंने बातें बोली उस आर्टिकल में ऐसे ऐसे बातें मेंशन है। तो अब देखो ऐसे सिंपल से में जो पार्लियामेंट का जो है ना,
तो जो मैंने बताया था कि 51A तक है फंडामेंटल ड्यूटी है ना। 51 के बाद होता है 52 से लेकर 151 तक यूनियन का मैटर है। 51 से लेकर 152, तो उसके बीच में ही 84 है। और सुनो 52 से लेकर आपका हो जाएगा कितना 78 तक। 78 तक जो मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जब लास्ट में जब चार्ट बताया था, तो उसमें बताया था ना कि आपको ये मेमोराइज करना है, तुम्हें ये याद कर लेने की ज़रूरत है कि किस पार्ट में कहाँ तक आर्टिकल मेंशन है। पार्ट के बाद कुछ चैप्टर थे जो यूनियन और स्टेट वाले जो पार्ट थे, तो उसमें चैप्टर मेंशन थे, किसी में 5 चैप्टर किसी में 6, उससे रिलेटेड कितने आर्टिकल हैं बोला था कि उतना याद कर लो। क्योंकि देखो 52 से लेकर 78 तक जो है एग्जीक्यूटिव के बारे में मेंशन है, मतलब क्या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल 78 तक। 79 से लेकर 122 तक 122 तक कहाँ पार्लियामेंट का मेंशन है। तो 78 से लेकर 122, 84 जो है देखो पार्लियामेंट का मेंबरशिप की बात है, तो उसके बीच का है, उसके बीच का ही है ना 84। अब स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है, 100 कहाँ से है, 152 से लेकर 237 तक है। 152 नॉर्मल बात है, जनरल बातें उसमें मेंशन है। 153 से लेकर कहाँ तक 167 तक, वहाँ भी एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव की है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन, गवर्नर आएंगे, एडवोकेट जनरल, उसका प्रोविजन वहाँ तक मेंशन है, ठीक। 168 से लेकर 212 तक 200 कितना 123 120 231 तक वो है स्टेट लेजिस्लेचर से। उसके बीच में ही देखिए आता है स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर की बातें हैं, तो 173 वहाँ है। खैर 212 तक है, सॉरी 212 तक है। ये मैंने ऐसे ओवरऑल बताया, वो बातें इसलिए बोल दी कि आपको वहाँ से याद करने की ज़रूरत है कि हाँ, क्योंकि अगर ऐसे कभी पूछ दिया ना, तो अगर कोई ऐसे रैंडमली आर्टिकल दे के पूछ दे, तो आप कम से कम इतना, ये भले ही उसमें याद नहीं आया, अगर नहीं आया, लेकिन इतना दिमाग लगा कि हाँ भाई इतना इसके बीच में ही तो होना चाहिए ना, तो जो होगा आर्टिकल ये। अब 84 83 आर्टिकल दे दिया तो गए, जब तक ऐसे रटा हुआ नहीं है तब तक आंसर नहीं कर पाओगे। लेकिन 84 दिया ऑप्शन में, 52 दिया, 84 दिया, और 160 दिया, 212 दिया, तब तो मार दोगे ना आंसर के हाँ भाई इसके बीच में ये तो आता ही नहीं है। इसलिए मैंने वो बताया था याद करने के लिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो याद नहीं रह पाएगा, तो एटलीस्ट वो चीज़ याद रहे तो बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। तो अब देखें थर्ड, इसके बाद का पॉइंट है ओनली सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर सर्टेन ऑफिसेज सच एज, पहले भी बताया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ अ स्टेट ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। उससे जो कंसर्न जो आर्टिकल है मैंने लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। तो देखिए प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है, जैसे उस रेस्पेक्टिव उसी ऑर्डर में मैंने लिखा, प्रेसिडेंट जो आर्टिकल है 58 है, वाइस प्रेसिडेंट से जो रिलेटेड आर्टिकल है 58 के बाद है 66 है आपका, और सुप्रीम कोर्ट की जजेस से जो रिलेटेड आर्टिकल है 124 है, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बाद देखोगे फिर मैंने मेंशन किया है कहाँ, एंड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जजेज की जो बातें मेंशन की है तो वो आपका आता है 217। फिर गवर्नर का मैटर जो है 156, 76 आ जाता है आपका इसमें अटॉर्नी जनरल, और ये आ जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब देखो ये वाला बात,
मैंने बताया था 74, 76, 78 बताया था। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातें थी, ठीक ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी यूनियन के लेवल पर, जो किसको एड एंड एडवाइस करेगी, प्रेसिडेंट को। 76 क्या बातें थी, 76 जो मेंशन था किसमें, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल था। 78 में प्रेसिडेंट है जो प्राइम मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ओपिनियन ले सकता है या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो 78 था ना। 74 उसी टाइप से 163, 165, 167 स्टेट के लिए था, सेम टू सेम बातें। तो 163, 165, 177 ये मैंने पहले भी ऐसे बताया है। अब देखो 58, 66 का चर्चा नहीं किया है, ठीक। लेकिन जो मैंने बताया ना कि आर्टिकल में जो शुरू में है 52 से लेकर कहाँ तक 78 तक, देखो जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल कहाँ खत्म हो जा रहा है, 76 तक, है ना। तो 52 से लेकर 76 तक क्या है, एग्जीक्यूटिव। 76 के बाद आगे बढ़ो, 76 के बाद आगे बढ़ोगे 77 से लेकर आपका कहाँ तक, जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट को पावर है, ऑर्डिनेंस पावर है कहाँ, 123 से एक पीछे आ जाओ 122 तक पार्लियामेंट के बारे में है। 122 के बाद 123 तो स्पेशल बताया था ऑर्डिनेंस पावर जो है प्रेसिडेंट का, ठीक है ना। अकेला आर्टिकल 123 यहाँ है, और स्टेट वाले में 123 डिजिट चेंज करके क्या हुआ था, 123 था वहाँ 213 था, बता चुका हूँ ये बात। यहाँ 123 वहाँ 213, 123 हो गया। 124 जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में शुरू, 124 से कहाँ तक, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 में है। 148 से पहले 147 तक, 124 से 147 तक कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 148 से लेकर आपका जो आगे जहाँ तक कहाँ रहा, 151 तक हो जाएगा आपका CAG। तो ऐसे करके पहले बताया, तो इसी में ये सब आ गया। अब देखो गवर्नर का जो है कुछ नहीं, जो आगे मैं इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा, ऐसे मैं सेम टू सेम ऐसे उसका भी स्टेट के बारे में बता रखा हूँ। चलो हल्का फुल्का अभी जस्ट रिपीट भी किया, तो 152 से लेकर कहाँ तक होगा, 100 ये वाला 60, 60, 65 तक। तो 152 से लेकर 165 तक ये वहाँ के एग्जीक्यूटिव के बारे में। 165 से लेकर बढ़ो आगे 166 से लेकर कहाँ तक, जो ऑर्डिनेंस पावर है 213 से पहले 212 तक हो गया स्टेट लेजिस्लेचर। 213 तो ऑर्डिनेंस वाली जो स्पेशल पावर, 213 के बाद 214 से बढ़ोगे वहाँ हाई कोर्ट का प्रोविजन आएगा। हाई कोर्ट के बाद एक और आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, वहाँ स्टेट में प्रोविजन है। तो ये स्टेट वाली। तो मैं यहाँ एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी जो न्यूज में बहुत चर्चा में आ रहा है कि क्या आ रहा है न्यूज में कि 200 आर्टिकल 200 में गवर्नर को जो पावर है, जो बिल उनके पास जा रही है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब उनके पास या कहो या असेंबली या वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास किया और ये गवर्नर के पास जा रही है, तो गवर्नर उसको कंसेंट दे या ना दे, मतलब साइन करे या ना करे, या रोक कर रखे अपने पास, ठीक है, या प्रेसिडेंट के पास भेज दे, ये सब जो प्रोविजन है आर्टिकल 200 में है। और न्यूज में अभी ज़्यादा चर्चा आ रही है, ध्यान में रखना। आर्टिकल 200 क्यों चर्चा आ रही है कि तमिलनाडु में जो गवर्नर हैं, जो नाम से मतलब नहीं है, तो गवर्नर है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं। गवर्नर के बारे में क्या है कि कभी भी उनको हटाया जा सकता है, उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, कितने साल के बाद ही हटाया जा सकता है। हटाने के लिए प्रोसेस अपनाना होगा, लोकसभा में स्पेशल रिजोल्यूशन लाना होगा, कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी ओपिनियन देगी, ये सब वहाँ ऐसा गवर्नर के लिए नहीं है। तो वहाँ क्या चल रहा है कि बहुत सारे जो बिल तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो जब उनके पास देती है तो बिल पर साइन ही नहीं करते, 6 महीना 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, रखे हुए हैं। दोबारा बिल अगर फिर से दे तो ऐसे रखे हुए हैं, कभी बोलते हैं कि रखे हुए हैं उतना दिन से, 1 साल बाद कहते हैं कि हम प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं। प्रेसिडेंट के पास भेजने में कुछ प्रोविजन है कि ऐसा बिल जो फंडामेंटल राइट को वायलेशन हो, उससे रिलेटेड हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अफेक्ट कर रहा हो, या स्टेट कंट्री की यूनिटी या इंटीग्रिटी की बात हो, या
बहुत सारे लोग वेलफेयर से रिलेटेड कहीं ना कहीं मैटर हो, उसको अफेक्ट करने जा रहा है अगर वो, तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखते हैं, उनके पास भेजा जाता है। तो वहाँ साइन नहीं कर रहे हैं, पेंडिंग बहुत चल रही है। तो पिटीशन आया सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसे कैसे हमारी सरकार चलेगी, ये कुछ भी काम है अल्टीमेटली ये तो है कि जब तक गवर्नर का साइन ना हो वो एक्ट नहीं बनेगा, हम वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करते, ये तो साइन ही नहीं करते। तो हम तो सरकार, हमारे लोग क्या सोचेंगे, निठल्ली है, कुछ काम नहीं कर रही है। और अपोजिशन का है मतलब वहाँ का गवर्नमेंट, मतलब सेंटर पे कुछ और किसी और का गवर्नमेंट और स्टेट में किसी और का गवर्नमेंट। सेंटर क्या चाहेगी, जो इसका अलग गवर्नमेंट है, को स्टेट को पावर से कैसे हटाया जा सकता है, उसको काम ना करे, लोग खुश ना हो, लोग खुश कैसे नहीं रहेंगे, काम मत करने दो, काम कैसे ना करने दो, तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल हथियार है कि हम साइन नहीं करवाएंगे मतलब गवर्नर से, और हर काम पेंडिंग पड़ा है। ऐसे ना रोड का काम पेंडिंग हो, ये कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए जिस पर साइन होना हो गवर्नर का, उस पर सब पर पड़ा हुआ हो, तो फाइनली लोग उनको हटाएंगे कि भाई ये, लोगों को क्या पता कि कहाँ से पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कौन परेशान कर रहा है, लोगों को तो ये लगेगा ना काम नहीं हो रहा है, लोग तो ये दिखेंगे। जो अभी रिसेंटली में कहाँ, दिल्ली में जैसे हुआ, तो हमें किसी को सपोर्ट करना ये नहीं है। यहाँ ये सब जो मैटर चल रहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत सारे फाइल को अटका कर रखते थे, अल्टीमेटली लोगों को लगा कि ये गवर्नमेंट जो है, ये रोड का ऐसी हालत पड़ा है, हॉस्पिटलों का हालत ऐसा है, जो चीज़ फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए, सरकार जिनकी गवर्नमेंट है स्टेट में, वो बोलते हैं कि वहाँ एलजी साइन नहीं कर रहा है, तो इस कारण हम आपको फैसिलिटी अवेलेबल टाइम पर नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस कंट्रोवर्सी में लोगों को क्या लगा कि गवर्नमेंट से तो हो नहीं रहा है, हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जो मतलब मिला तो मिला है और एक्सपेक्टेशन थी, तो चलो इसको हटाओ, बहुत मौका दे दिया, उनको लाते हैं। लेकिन मुझे आखिर ये सब इतनी सारे जो लोगों की नाराज़गी क्यों हुई, कहीं ना कहीं वहाँ से अड़चने आ रही थी। तो लोग को मतलब कहा ना कि कहते हैं इसलिए ना कि अरिस्टोटल ने कहा है, अरस्तु ने कहा है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, मूर्खों की सरकार है, फुल पीपल की सरकार कहा जाता है, कि बहुत सारे लोग लेमैन हैं, उनको समझ में नहीं आता है अल्टीमेटली जो वोट देने वाले हैं, जनतंत्र जिसमें कहा जाता है। तो खैर ऐसी ही बातें, वो पॉलिटिकल मैटर है, इसमें ऐसा लगेगा किसी को कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, हमें किसी से कोई बैर क्यों है, हमें आपको क्यों बैर है, किसी से हमें एडवांटेज है, किस पॉलिटिकल पार्टी में हम हैं, क्या कंटेस्ट करने वाले हैं, किसी से कोई बेनिफिट ले रहे हैं, कोई स्कीम से, किसी से कोई पैसे ले रहे हैं, किसी से कोई डोनेशन ले रहे हैं, किसी से कोई फंड ले रहे हैं, किसी से कोई प्रोजेक्ट का काम करवा रहे हैं, कहीं का कुछ चेयरमैन मैनेजर चेयरमैन या किसी का कहो क्या बोलते हैं डायरेक्टर, ऐसे कुछ बनने की कोई लालसा है नहीं। हमें क्या मतलब, जो इवेंट हुई, जो हुआ उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ना कि हमें इससे बैर उससे बैर, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें उससे नहीं, हमें हमारे लिए सारे लोग अपने हैं, हम तो ये चाहेंगे कि सब लोग खुशी से रहें, ये भी पार्टी वो वही पार्टी, बढ़िया से रहे, कोई परेशान ना रहे, अपने ही लोग हैं, किसी को दुखी देखना हमारी ये फितरत नहीं है, कोई नाराज रहे, दुख रहे या कोई रोता हुआ दिखे, हमें क्यों वो सब करना। खैर ये तो 200 आर्टिकल के बारे में इसलिए मैं बताया कि न्यूज में अक्सर आ रही है, ठीक। और एक चीज और भी आ रहा है कि देख लोगे आप कि आर्टिकल इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेज का या हाई कोर्ट के जजेज का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जज सुप्रीम कोर्ट के जज के मेंबर होते हैं 5 सीनियर मोस्ट, वो डिसाइड करते हैं, कलीगियम सिस्टम है, वो नाम लिस्ट चुनते हैं, उसमें से सेंटर को देते हैं, अगर 20 नाम दिया उसमें से सेंटर को, अगर 3 जजेज को लेना है तो इनको 20 नाम दिया जाएगा, 20 में से 3 को किसी को ले ले सेंटर, ऐसे है, उसी में से लेना है। हटाने का प्रोविजन वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, किसी को कब हटाया जा सकता है पहले भी डिस्कस करता हूँ, उसके लिए भी प्रोविज़न है कि रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में लाना होगा या लोकसभा या राज्यसभा में मिनिमम 50 मेंबर, मिनिमम 100 मेंबर का सपोर्ट चाहिए रिजोल्यूशन के लिए। लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50 लाया, बिल लाया, रिजोल्यूशन का लाया, चेयरमैन या स्पीकर ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद एक कमेटी बनेगी, कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कोई जूरिस्ट, वो सब रहेंगे, उनका ओपिनियन लिया जाएगा, वो ओपिनियन देंगे, फिर फाइनली वो उसको कंसिडरेशन के लिए लाया जाएगा पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में, फिर वोटिंग होगी, उसमें भी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। वोटिंग करने के बाद दूसरे
असेंबली, दूसरी सदर में भी, दूसरी आप कह सकते हो कि लोकसभा या राज्यसभा जो है, अगर पहले लोकसभा हुआ तो फिर राज्यसभा में जाएगी, पहले राज्यसभा हुआ तो लोकसभा में, वहाँ भी वोटिंग होगा, स्पेशल मेजोरिटी होगी, फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल होगा तो उनको हटाया जा सकता है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक जो जस्टिस जो यादव हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में जज हैं, उनके बारे में कंट्रोवर्सी चल रही है। कहने का मतलब उन्होंने जो भी अपना स्टेटमेंट दिया, आरएसएस का एक मीटिंग चल रहा था, तो आरएसएस के मेंबर हो, एफिलेशन हो, व्हाटएवर हो, चीफ गेस्ट बुलाया गया हो, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी। देखिए वो स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है या नहीं, हमें उस पर नहीं जाना है, ठीक है। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं हमें आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन इससे मतलब है, हमें पर्सन से और उनके वर्डों से मतलब नहीं है यहाँ, ठीक। उनका बार बार ये कहना है कि मैंने जो बोला गलत नहीं बोला है, हमने सही बोला है। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने किसी कम्युनिटी को हर्ट करने की बात बोली। यहाँ है जो ऑपोजिशन को क्या रहता है कि कोई भी ऑपोजिशन हो, कहीं ना कहीं मौका मिले, टॉपिक मिलो, उछाड़ो उखाड़ो, मतलब ज़्यादा एग्जैजरेट करो, कुछ ऐसा रहता है। सही हो गलत हो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। तो ऑपोजिशन की बार बार डिमांड है कि ये इम्पीच किया जाए, इनको हटाया जाए, है ना, सुप्रीम हाई कोर्ट के जज से। तो उसके बारे में न्यूज में आ रही है, चर्चा, डिस्कशन, राज्यसभा में डिस्कशन चल रहा है। तो अगर आ रही है तो न्यूज में हो सकता है एग्जाम में पूछा भी जाए, प्रीलिम्स में ना पूछा जाके मेंस में पूछ दिया जाए। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कम से कम नज़र डाल के रखोगे, ठीक। अब देखो यह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, ये चार्ट के फॉर्म में मेंशन कर दिया, जो वहाँ जितनी बात बोली है ना। देखो और कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। 15, 16, 19, 29, 30 कल्चरल एजुकेशन राइट, बाकी ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट और है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, वोटिंग देने का, ये मेंबरशिप पार्लियामेंट 84, तो देखो 58, 66 और फिर 84, 326, 157 गवर्नर के रिगार्डिंग, ये सब सिटीजन होने चाहिए। ये सब क्या है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैं बता दूं, ये तो बता दिया। 84 मेंबरशिप पार्लियामेंट, ये भी बता दिया मैंने। 58 में क्या है, प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है कि प्रेसिडेंट का एज होना चाहिए 35, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, उनकी ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कंटेस्ट करने के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है तो वो चीज़ इनको पास होना चाहिए, ऐसे वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं, ऐसे ऐसे आर्टिकल में मेंशन है। वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग से है, इनके बारे में भी ऐसे ही कि काउंसिल राज्यसभा के मेंबर के बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन इनमें होनी चाहिए, 35 से एज होनी चाहिए, सिटीजन हो इंडिया के। तो ये सब 66 में ऐसे मेंशन है वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। गवर्नर के बारे में वैसे ही इंडियन सिटीजन हो, और यहाँ के और इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा प्रोविजन मेंशन नहीं है, छोटा सा ही मेंशन, बस इतना जाना अभी गवर्नर का रिलेटेड। गवर्नर को सेंटर अपॉइंट करेगी और प्रेसिडेंट के प्लीजर पर है जो इनका पोस्ट रहेगा, मतलब प्रेसिडेंट की मर्जी से प्रेसिडेंट जब चाहे इनको हटा सकती है, किसी को अपॉइंट कर सकती है। और भी 2 स्टेट का भी इनको बाहर मतलब कह सकते हो कि आपका 2 स्टेट को संभालने के लिए 2 स्टेट का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। ये सब प्रोविजन 157 में आसपास में। 24 सुप्रीम कोर्ट के जजेज का क्या प्रोविजन है कि कम से कम ऐसे उनका है कि कम से कम 10 ईयर एडवोकेट रह चुके हो हाई कोर्ट में, 5 ईयर जजेज रह चुके हो, फिर इंडिया के सिटीजन हो। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में प्रोविजन, इनकी 65 ईयर तक इनकी टेन्योर होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज का ये सब आर्टिकल 124 में है। हाई कोर्ट के जजेज का ऐसे ही 10 ईयर 5 ईयर जजेज रह चुके हो। तो हाई कोर्ट का है तो जजेज मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजेज कम से कम ये सबसे है कि उसके मिनिमम 5 ईयर जज रह चुके हो, 10 ईयर एडवोकेट का प्रैक्टिस कर चुके हो, इंडियन सिटीजन हो, 62 ईयर तक टेन्योर होगा। ये सब सुप्रीम कोर्ट के जज का मैं आर्टिकल उससे जो रिलेटेड है, और इंडियन सिटीजन पार्टिकुलर हो, तो ये है इसमें मेंशन है। साथ में ये भी मेंशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो इनका भी क्वालिफिकेशन का हो, ऐसे बस इतना जानो।
तो इसलिए पार्टिकुलरली ये वर्ड उसमें मेंशन है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, इसलिए इस आर्टिकल को यहाँ मेंशन किया है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, कि सिटीजन ऑफ, इसमें स्पेशल है कहा गया कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे वही ये पोस्ट ऑक्युपाई कर सकते हैं। ठीक, तो इतना ही है। अब देखो, बोथ सिटीजन बाय बर्थ एंड नेचुरलाइज सिटीजन आर एलिजिबल फॉर पब्लिक ऑफिस। मतलब इंडिया में जो यहाँ जन्म लिए हैं वो भी सिटीजन, मतलब जन्म लिए तो उनको सिटीजनशिप मिला, तो सिटीजनशिप हुए तो सिटीजनशिप है यहाँ के उनको। इसके अलावा जो यहाँ पहले जन्म नहीं लिए, कहीं और जन्म लिए दूसरे कंट्री में, लेकिन नेचुरलाइज मतलब प्राकृतिक तरीके से, स्वाभाविक तरीके से, उसका एक नियम है जो आगे बताऊंगा कि कम से कम 10 ईयर इंडिया में रहे, कोई सर्विस में कंट्रीब्यूशन हो, गवर्नमेंट उनको सिटीजनशिप दे सकती है या देती है, ऐसा प्रोविजन बाद में आगे बताऊंगा। 7 ईयर 10 ईयर या कितना ईयर या 12 ईयर जो भी हो, अभी बात नहीं बता रहा हूँ, इतना दिन इंडिया में स्टे किए हो, यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा, यहाँ वहाँ जो भी ऐसे आगे आएगा, तो जो बाहर के लोग यहाँ आके उनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगा ऐसे। तो ऐसे लोग भी जो अगर सिटीजनशिप मिल गए तो ये ऑफिस ऑक्युपाई कर सकते हैं। लेकिन यूएसए में क्या है कि जो वहाँ के में जन्मे हैं और जन्म से उनको सिटीजनशिप मिला है, ना कि ग्रीन कार्ड लिए या इंडिया के लोग वहाँ सिटीजनशिप ले लिए, कैसे भी वहाँ के नियम के अनुसार 10 साल रहने के बाद या 5 साल रहने के बाद, या वहाँ होता है ना कि आप स्पेशल सर्विस वहाँ को दिए या उसके कंट्री के लिए अलग कंट्रीब्यूशन दिए तो सिटीजनशिप देने का उनका रूल है। इंडिया में भी ऐसा रूल है। तो बाहर वाले लोगों को अगर सिटीजनशिप दिया गया तो वो लोग प्रेसिडेंट का पोस्ट और जो वो ऑक्युपाई वहाँ नहीं कर सकते, वहाँ प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए है जो कि वहीं का जन्मा आदमी हो, वहीं का जन्मा जिसको सिटीजनशिप हो वही बन सकता ये। इसलिए ये लाइन यहाँ आपका मेंशन है। इतना तक ये हुआ। अब देखो, इतना मैंने बताया, क्या ये जो बातें मैंने बोली क्या सिटीजनशिप से ही खाली मैटर था? कहाँ कहाँ पूरा घूम लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट में चले घूम लिए, गवर्नर में चले गए, उसके अलावा कहाँ चले गए, हाई कोर्ट में चले गए, तो कहाँ कहाँ चले गए। तो ऐसा आप सोचोगे कि ये तो टॉपिक से क्वेश्चन आता नहीं, क्या पढ़ूं? मेरे टॉपिक में, मेरे चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखो जी, क्योंकि सबसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो ही ज़्यादा समझ रहेगी और ज़्यादा याद रहेगा। ऐसे उस चैप्टर स्पेसिफिक ऐसे रट जाना तुरंत भूल जाओगे। खैर देखो आगे चलते हैं। Along with the above rights, citizen also owe certain duties, certain उसके मतलब यहाँ के जो सिटीजन हैं उनको कुछ दायित्व भी है टुवार्ड्स द स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लिए उनका कुछ दायित्व है, उसके लिए उनका दायित्व के लिए आभारी हैं, कहने का मतलब दायित्व प्रदान करने के लिए, अपना ड्यूटी के लिए, ये कहने का मतलब। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि अधिकार लें, यहाँ एक सर्विस भी देश को देना है, देश के लिए एक दायित्व भी होनी चाहिए। तो इस दायित्व के लिए आभार हैं। तो क्या क्या वो दायित्व है उनका, जो मेंशन है आर्टिकल 51 में। 51 में क्या है अभी मैं दिखाऊंगा। फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये करना है। ये देखो, ये जैसे डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, लीगली नॉन जस्टिसेबल है ना, कि एकदम इन्फोर्स पक्का किया ही जाए, इसके लिए कोर्ट में आप चले जाओ नहीं कर सकते। ऐसे इसके लिए कि आपको ये फॉलो करना ही करना है ऐसा नहीं है। भले उससे रिलेटेड कुछ कानून बनाया हो, उस कानून को नहीं फॉलो कर रहे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, लेकिन एज सच कि ये चीज़ आपको फंडामेंटल ड्यूटी हर कोई को मैंडेटरी है, और नहीं करने पर उसको कोर्ट में उसको जवाब या कोर्ट में अप्रोच उनको खींचा जा सकता है। तो ये लीगली नॉन जस्टिसेबल है फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें जो लिस्ट है बताऊंगा। तो इंडियन के लिए ये ड्यूटी बनाया गया कि आप जो सिटीजन इंडिया हो, आपकी ये फंडामेंटल मौलिक दायित्व है कि आपको ये निर्वाहन करना है, आपको ऐसी सर्विस देनी है देश के लिए। एंड पेइंग टैक्स, तो और साथ में आप सिटीजन हो तो आपको टैक्स देने का, यहाँ कर देने का, जो टैक्स दे रहे हो इसकी आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको टैक्स देना चाहिए। देखो अब ऐसा नहीं है कि आप टैक्स नहीं दोगे, एक हाँ बहुत ज़्यादा संपत्ति है और इनकम का जो क्राइटेरिया किससे बियॉन्ड है तो टैक्स देना ही देना है, वो रूल अलग है। लेकिन सब कोई को टैक्स देना है, जिनको मान लिया कि महीने का
10,000 रुपये कमाई हो और साल का 1,10,000 साल का हो गया 1,20,000, उनको भी टैक्स देना है? नहीं। दूसरी बात मैं बता दूं, पेइंग टैक्स जो है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है, इसलिए मैंने 51A के बाद, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके बाद मैंने इसको अलग मेंशन किया है। तो यहाँ मेंशन कर दिया। अगर ये नहीं बोलूँगा तो कभी क्वेश्चन में आ जाता कि पेइंग टैक्स ये फंडामेंटल ड्यूटी, तो सोचो कि पेइंग टैक्स के बारे में कभी तो चर्चा किए थे, कभी ड्यूटी वोटी कुछ बता रहे थे, तो ये है फंडामेंटल ड्यूटी। ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट उसमें मेंशन नहीं है। पार्ट नहीं है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटी में जो मेंशन है उसमें ये पेइंग टैक्स को मेंशन नहीं किया हुआ है, तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्यों नहीं ड्यूटी है, अभी इतना ही। ठीक, अब देखिए जो मैंने पहले अभी बताया थे, इन इंडिया बोथ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज सिटीजन। प्राकृतिक तरीके से नेचुरलाइज सिटीजन क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, मतलब बस इतना जानो, जो लोग यहाँ जन्म नहीं लिए, जो बाहर जन्म लिए विदेश में और यहाँ आने के बाद उनको सिटीजनशिप मिला, उसको बोला के नेचुरलाइज सिटीजन। तो एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। यूएसए में जो मैंने पहले बताया कि ओनली कौन, जो वहाँ जन्मे हैं, जो जिनका वहाँ बर्थ हुआ है। तो ये है, ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विसेज 2021 में। दो तीन आपको कह सकते हो स्टेटमेंट दिए थे, उसमें से एक स्टेटमेंट ये था। टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वेरीवर, तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS। ठीक, एंड नेक्स्ट चलते हैं। और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, दिन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले ही बताया है, तो एक साथ नहीं होगी। Dr.Dr.and Vikas_IAS, तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला गया। ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी। कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं। ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं। पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और चलते हैं लास्ट। थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड।
मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो और फेम में रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचिए मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही होगी, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ, जो फी मांग रहा हूँ, जो गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है नहीं, सिर्फ बाप और माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाएगा, स्कैन हो जाएगी, वीडियो से नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने वैसे मेंशन कर दिया है, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जितमर JIPMER जितमर @ओके एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। अब अकाउंट नंबर जो मेंशन है 92001021620810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी दिस बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पे मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें सिर्फ इंटेलिजेंट के साथ, इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी तो बीच बीच तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी। ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।